हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है, जो थर्ड लेसन आपका ज्योग्राफी का खनिज और ऊर्जा संसाधन, उसमें आगे है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे हमने पीछे पढ़ा लेसन में ऊर्जा के आपके परंपरागत स्रोत क्या थे, अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत आपके क्या है, इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। देखिए आगे इसमें क्या कहता है, जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। अभी हम इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ी, जो आपके परंपरागत स्रोत थे, जो ट्रेडिशनल सोर्स थे, वो एक समय ऐसा आएगा कि कभी ना कभी वो क्या है, बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। अब इनके स्थान पर एक तो वो प्रदूषण भी ज़्यादा करते थे, अब इनके स्थान पर हमें ऐसे संसाधनों की ज़रूरत थी, एक तो प्रदूषण कम करे और दूसरा क्या, उनका पुनर्चक्रण क्या हो, संभव हो, यानी कि एक बार प्रयोग के बाद दोबारा उनको बनाना क्या हो, आसान हो। इसमें क्या कहता है आपका, देखो जैसे ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोतों का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान में की दर इनका उपभोग लगातार होता रहा तो ईंधनों के भंडार क्या बिल्कुल ये समाप्त हो जाएंगे। आगे क्या कहता है, देखो इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इनके स्थान पर हमें किसकी जरूरत थी, आपके परंपरागत स्रोत अपनाने की जरूरत थी, गैर परंपरागत है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जो कि नवीकरणीय के उपयोग की आवश्यकता है। इसके अंदर आपकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, नवीकरणीय क्या था, जिनका एक बार प्रयोग के बाद पुनः उपयोग या पुनः चक्रण क्या बिल्कुल संभव हो। बात आती है विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा कहाँ स्थापित हुआ था, आपका स्कॉटलैंड में है, या स्कॉटलैंड में स्थापित हुआ था। आगे क्या कहता है भाई, ऊर्जा सौर ऊर्जा क्या, देखो सौर ऊर्जा के बारे में क्या है, सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा, उसको किसका नाम दिया गया, हमें सौर ऊर्जा का नाम दिया गया। जैसे हमने देखा अपने जो आपकी सोलर प्लेट हैं, उसके अंदर आपकी क्या है, बैटरी भी कनेक्ट होती है। सूर्य किरणें जब इस प्लेट के ऊपर गिरती हैं तो ये क्या, उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती हैं। इसमें क्या कह रहा है, देखो सौर ऊर्जा के बारे में, ये सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे लिए प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है, यानी कि आगे सूर्य से प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा सौर सेलों से विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों पर तापमान और प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले जहाँ पर अत्यधिक जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी सूर्य की किरणें गिरती हैं, देशों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने शहरों के अंदर देखा, जो आपकी लाइटें होती हैं प्लेटों के द्वारा दिन भर बैटरी चार्ज होती है, रात के समय वो जलती हैं। या फिर ये भी कह सकते, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो आपका वो मध्य रेखा देश 23 डिग्री नॉर्थ है और 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ का जो क्षेत्र है, वो आपका क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जहाँ पर सूर्य की किरणें मैक्सिमम सीधी गिरती हैं आपकी इस तरीके से। आगे क्या कहता है, देखो पवन ऊर्जा के भी कुछ अगर लाभ हैं तो इनकी हानि भी हैं। प्रदूषण मुक्त है, एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पन्न की कम लागत है, सुरक्षित और साफ है। हानि क्या है, ध्वनि प्रदूषण, पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा पड़ता है, रेडियो दूरदर्शन के प्रसारण संगीतों में व्यवधान होता है, और पक्षियों के लिए क्या होती है, जो इसकी रेज होती हैं वो हानिकारक होती हैं। सौर ऊर्जा असमाप्त है, प्रदूषण मुक्त है, हानि खर्चीला, स्रोतों के विस्तृत होने से ऊर्जा बर्बाद होती है। फिर क्या कहता है, देखो ज्वारीय ऊर्जा के अंदर प्रदूषण मुक्त है, असमाप्त है, वन्य जीवन का नष्ट हो जाना और दो उनमें कठिन है। फिर बात आती है आपके ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। इसमें क्या कहता है, देखो परमाणु ऊर्जा बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न रेडियो एक्टिव अर्थ को उत्पन्न करता है और यह खर्चीला भी है। बायोगैस के अंदर क्या कहता है, कम लागत है, उपयोग में आसान है, जैव अर्थ
का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन हरित गृह प्रभाव के कारण इसकी हानि हो रही है। भूतापीय जो थर्मल एनर्जी है जो आपकी लाभ स्वच्छ पर्यावरण हितैषी में हर समय उपलब्ध और हानि बहुत शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन खर्चीला होता है। जैसे ये इसका एक डायग्राम भी बनाया गया है, देखो प्लेटों के ऊपर जो आपके आगे क्या कहता है, देखो पवन ऊर्जा के बारे में। पवन ऊर्जा भी क्या एक असमाप्य संसाधन है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। वर्तमान में क्या कह रहा है, पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवनों को घुमाती हैं, पवन चक्की को घुमाती है। देखो ये जैसे आपकी पवन चक्की दे रखी है, जैसे हवा चलेगी आपका क्या है फैन चलता रहेगा, जो विद्युत उत्पन्न करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्की के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्र और पर्वतीय घाटियों जहाँ पर बल और लगातार हवाएं चलती हैं वहाँ स्थित है। पवन फार्म सबसे ज़्यादा आपके नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन में पाए जाते हैं। ज़्यादातर यूरोप के कंट्रीज में है और जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है, जहाँ पर इनका उपयोग अत्यधिक किया जा रहा है। आगे क्या कहता है, देखो परमाणु ऊर्जा की बात करता है भाई। ये परमाणु ऊर्जा के अंदर देखिए, परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक सौर से प्राप्त रेडियोस्क्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणु को केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। जो आपके यूरेनियम और थोरियम हैं पदार्थ, उनसे क्या है प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिक के रिएक्टरों में नभ के विखंडन से गुजरते हैं। उसके बाद जैसे दिखा रखा आपको, विखंडन द्वारा उसमें यूरेनियम और थोरियम के फिर आपके नेक्ट गर्म जल है और इधर आपकी भाप है, और ये जो टरबाइन लगे इन पंखों के भाप घुमाते और आगे घूमते हुए आगे जनरेटर किसको इसको डीसी किसको बदल देता है, इसको एसी के अंदर बदल देता है, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, जिससे आपका ये बल्ब क्या है जल जाता है। आगे क्या कहता है, देखो इसके अंदर और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा सबसे बड़े उत्पादक देशों में किन का नाम का, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप है, यूरोप महाद्वीप के देश हैं। भारत में राजस्थान, झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में भारत के केरल के मोनाजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में आपका क्या नरोरा और कर्नाटक के अंदर आपका क्या है कैगा। ये आपके मुख्य वो थे। जैसे हरियाणा के अंदर भी आपका फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में गोरखपुर गांव के अंदर नव के सेंटर लगाया जा रहा है। और जो आपके 6 थे जैसे इन्होंने दे रखा आपका, देखो जो आपको परमाणु ऊर्जा केंद्र बताए गए थे, कलपक्कम कहाँ है, नंबर 1 तमिलनाडु, नंबर 2 तारापुर महाराष्ट्र, नंबर 3 जो आपका रावत बाट्टा था जो राणा प्रताप सागर था राजस्थान, नंबर 4 नरोरा यूपी, नंबर 5 केगा कर्नाटक, नंबर 6 काकरापारा गुजरात, और नंबर 7 जो आपका कुडनकुलम है वो कहाँ तमिलनाडु के अंदर है। जो आपके मुख्यतः ये 7 सेंटर बताए गए हैं इंडिया के अंदर। फिर बात आती है आपकी जियो थर्मल एनर्जी या जो आपकी भूतापीय ऊर्जा है, उसके बारे में क्या कहता है, देखो ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है, यानी कि पृथ्वी के अंदर से ही आपके प्राकृतिक झरनों का बाहर निकलना, वो आपका किसका उदाहरण है, भूतापीय ऊर्जा का उदाहरण है। इसमें क्या कहता है, देखो पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भूसतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो जाती है। यानी जैसे जैसे हम पृथ्वी गहराई के अंदर जा रहे हैं आपका लगातार तापमान बढ़ रहा है, और ये तापमान इतना अधिक बढ़ जाता है कभी कभार जो आपके गर्म जल के झरने हो प्राकृतिक रूप से ऊपर निकल आते हैं, और यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जाती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। भाई सबसे ज़्यादा आपकी भूतापीय ऊर्जा कहाँ प्राप्त की जाती है, यूएसए के अंदर। इसके अतिरिक्त न्यूजीलैंड,
आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका। भारत में भूतापीय के सेंटर जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर है आपका मणिकर्ण, और लद्दाख में आपकी ये जो उगा घाटी में स्थित है, जिनका प्रयोग किया आपका हर एक प्रकार की प्राकृतिक आवश्यकताओं, ये अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये देखिए प्राकृतिक दरार धीरे धीरे आपकी इस तरह से गर्म तापमान भाप के रूप में, और ये कुएं फिर इसी को नीचे से ट्यूबवेल या दूसरी चीज़ें लगाकर आगे जो पदार्थ है उनको प्राप्त किया जाता है। आगे क्या कहता है देखो, फिर बात आती है आपकी ज्वारीय ऊर्जा की, जो आपका भाई समुद्र के अंदर जो आपकी भूकंप आते हैं, सुनामी आते हैं, उनसे आपके जो ज्वार आ रहे हैं उनसे ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त की जाती है, इसके बारे में क्या कहता है देखो। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को किसका नाम दिया गया है? ज्वारीय ऊर्जा का। इस ऊर्जा का दोहन समुद्र के संकरे मुहाने पर बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइनों को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस, भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मील के अक्षेत्र हैं। क्या कहता है देखो, इसके अंदर जब आपका बांध बना दिया जाता है और ये टरबाइन लगा, जैसे जैसे आपका ज्वार सुनामी आ रहा है वो क्या है, टरबाइन को घुमाएगा, और टरबाइन के पंखे घूमते फिर साथ में किसके है, जनरेटर है, इसको आगे क्या है, इस विद्युत को आगे सप्लाई कर देगा। इस तरीके से जैसे क्या कहता है, क्या आप जानते हैं विश्व का पहला ज्वारीय स्टेशन कहाँ लगाया गया था? फ्रांस के अंदर लगाया गया था। और ये फ्रांस के अंदर जब लगाया गया था, किस नदी के मुहाने पर लगाया था? ये रांस नदी के मुहाने पर लगाया गया था। रांस नदी के मुहाने पर लगाया गया था। उसके बाद बात आती है आपकी बायोगैस की बात आती है। बायोगैस के बारे में क्या कहता है देखो, बायोगैस ये आपका कर्दम जो सैलरी है, रॉ मटेरियल, गैस टैंक, मृदा खाद निकास और उर्वरक, इस तरीके से जो आपकी गोबर गैस है उसको इसका बायोगैस का नाम दिया गया है। इसके अंदर क्या कहता है देखो, दैनिक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्टों को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। जो आपके जैविक अपशिष्ट हैं जैसे मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष है, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्टों को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है, जिसको किसका नाम दिया गया है? बायोगैस का नाम दिया गया है। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में घटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। यानी कि जो आपके अपशिष्ट हो रहे हैं वो क्या है? CH4 जो आपकी मीथेन है, CH4 मीथेन, तथा जो CO2 आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, उन दोनों का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है, और इसे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन भी होता है। आगे क्या कहता है इसमें देखो, ऊर्जा सर्वव्यापी है लेकिन इसका उपयोग का विधान बहुत ही कठिन है, और यह खर्चीला भी है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। अभी ऊर्जा को देखो न तो बनाया जा सकता और न नष्ट किया जा सकता, इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें और ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाए। हमने इस लेसन में देखो इस लेसन के अंदर हमने पढ़ा भाई खनिज क्या है, फिर खनिजों के प्रकार थे। खनिज जैसे दो प्रकार थे, धात्विक और अधात्विक। धात्विक को दो भागों में बांटा गया था, लोह युक्त और अलोह युक्त। फिर अधात्विक खनिज थे। उसके बाद था खनिजों को निकालने की प्रक्रिया, निष्कर्षण की, जिसमें आपका खनन, प्रवेदन, आखनन। जो खनन था उसको दो भागों में बांटा गया था, विवर्त ओपन माइनिंग और कूप की खनन। उसके बाद हमने देखा कि वर्ल्ड के अंदर जो खनिजों का वितरण है वो किस प्रकार है। भाई हमने प्रत्येक कॉन्टिनेंट वाइज खनिजों के वितरण के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने देखा कि भारत के अंदर किस प्रकार खनिजों का वितरण फैला हुआ है। अगर भारत के अंदर हम बात करें इनका वितरण किस प्रकार से फैला हुआ है उसके बारे में मैं लोहा, बॉक्साइट, अभ्रक, तांबा, मैग्नीज, सोना, चूना, पत्थर, नमक को प्रत्येक स्टेट वाइज देखा कि कौन सा स्टेट इनका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। फिर खनिजों के उपयोग क्या भाई हमारे दैनिक जीवन में
उसके बाद पढ़ा हमने खनिज व संरक्षण क्यों जरूरी है। फिर जो आपके शक्ति संसाधन थे जिनमें आपका परंपरागत स्रोत, जैसे आपका परंपरागत स्रोतों के अंदर आपके थे मुख्यतः जो दिया गया था आपको ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इसके अंदर हमने देखा परंपरागत स्रोतों में देखा ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनके बारे में पढ़ा। फिर आपका जल विद्युत पढ़ा जिसे श्वेत कोयला का भी दिया गया है। उसके बाद हमने ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत पढ़े। उनके अंदर हमने देखा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, आपकी ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, इन सब के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। और ये लेसन इसी के साथ आपका समाप्त होता है।